सब के थ्रू पाकिस्तान के अवाम तक एक पैगाम पहुंचा दें। हम 2018 से लेके काफ़ी इलेक्शन से पहले से लेके आज तक एक मुसलसल कोशिश में है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो वो अवाम के मफाद में फ़ैसले लेंगे। हम कुछ महीनों से अब कश्मीर के इलेक्शंस में, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में अपने पार्टी का कैंपेन चला रहे हैं। शुरू हमने किए थे बजट सेशन के वक्त, और उस वक्त से लेके जो है कल मेरे आखिरी 2 जलसे थे, तारीखी बड़े बड़े जलसे थे बाग में और मुजफ्फराबाद में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस आम तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कहा जा सकते हैं। वो इसलिए कि जो भी अपोजिशन की जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के शुरू होते हुए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस लड़ते हैं, जहां एक तरफ हम आज़ाद कश्मीर का जो हुकूमत है वो सिटिंग हुकूमत वहाँ मौजूद है, वही वज़ीर आज़म वहाँ है, रियासत का वसाइल अपने पार्टी के, अपने उम्मीदवारों के मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वफाकी हुकूमत होता है जिसके पास ज़्यादा वसाइल है, और उनका वो वसाइल अब्यूज़ करके अपने पार्टी के नुमाइंदे को एडवांटेज दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से इस दफ़ा वज़ीर आज़म समेत उनके मुख्तलिफ वज़ीर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को इग्नोर करते हुए इलेक्शन मुहिम चला रही हैं अपनी जमात के लिए, वो आपके सामने है। ये चीज़ें के बावजूद, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है, जिस जोश और जज्बा के साथ मैंने शुरू से लेके कल तक और उनका मेहनत का खुद अपने आंखों से देखा, अपने कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस को देखा, तो जानते हैं कि अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिया जाए, ओपन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है आज़ाद कश्मीर। बाकी सारे के सारे सियासी जमातें चोर दरवाजे से हुकूमत में वहाँ अपनी हुकूमत बनाई हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने जोर पे, अपने कारकुन पे, अपने सियासत से सारे माइक्स अच्छा, मैं मास्क के थ्रू बोल रहा था, आप सबको मास्क पहनना चाहिए, मगर अभी के लिए मैं हटाता हूं। जी, मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कश्मीरी अवाम के लिए शुरू दिन से लेके आज तक काम किया है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में अपने आज़ाद कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खिदमत की है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर मुसलसल चलते आ रहा है, हम इनके कॉज को 3 नस्लों से अपना कॉज समझ के दिफा कर रहे हैं और जगह जगह अपना आवाज उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि जहां हर बार कश्मीर के इलेक्शंस में एक इस किस्म के डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस साल जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके, और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो। वो इसलिए कि वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर में घूम रहे हैं, वफाकी वजीर के आपने मीडिया ने उनको पकड़ा है पैसा बांटते हुए आज़ाद कश्मीर में। वो वफाकी वजीर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दिया गया है कि वो आज़ाद कश्मीर से निकले,
اگر الیکشنز ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے، ان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اللیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمپٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا، اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک نااہل نہیں کیا جاتا، تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع ہوں گے۔ ہم الیکشن کمیشن اور وزارت کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی ایگزرٹ کرے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے، اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز بننے سے بچا دے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی آزاد کشمیر کو دیکھ رہا ہے، ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آدمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے، جو آزاد کشمیر کا تاریخ کا اس کو نہیں پتا، آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا، پھر جس کام کے لیے آپ نے اس کو وہاں بیچا، آپ نے اس وزیر کو، ایک سٹنگ آزاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لیے، آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ڈرانے کے لیے، خوف کو پھیلانے کے لیے۔ یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا، بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے؟ آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فارن پالیسی کے لیے کیا ہوں گے؟ کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا، کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا، عمران خان کے وزیر نے وہاں سے ہوائی فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے، اپنا کردار سے اور اپنا لیک آف ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی خوبصورتی اپنا جگہ، لیکن اس خوبصورتی ایک بات چھپاتی ہے، وہ یہ بات چھپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے۔ کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو آزاد کشمیر میں بسنے والے ہیں، چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا 3 سال میں بیٹھے ہوئے عمران کی کٹپتلی وفاقی حکومت ہو، انہوں نے دونوں آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے۔ میں ہر ڈویژن میں دورہ کر کے آیا ہوں، جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے۔ اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوئے منصوبے کو چلائے ہیں، اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں۔ اور پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا آزاد کشمیر میں۔ بظاہر تو بہت خوبصورت ہے مگر ان کے راستے ٹوٹے پھوٹے، ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے، ان کا کمیونیکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہوں گے، وہ پھر پہاڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لیے، سندھ سے جانے والے کے لیے تو اتنا پانی، اتنا دریا، یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو، آپ مودی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو؟ جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو، تو ہمارے جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے، اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کشمیر میں جو ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ بہت ہی پڑھے لکھے علاقہ ہے مگر اس انویسٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا، اور پھر آپ کی طرح پورا پاکستان کی طرح جس طریقے سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے کشمیر کے عوام کا جینا حرام کر دیا، ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا، صاف و شفاف الیکشنز کا موقع ملتا
تو وہ واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ یا ادھر کا آزاد کشمیر میں بسنے والے ہو یا مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے ہو، پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے، ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے، ہمارے پارٹی کے لیے کل کا دن ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھاندلی کے باوجود، اس بائسنس کے باوجود، آزاد کشمیر کا، مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود، وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھاندلی کا مقابلہ کیا ہے، اس دفعہ بھی مقابلہ کریں گے. لیکن اگر ہم سچے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ، تو جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے سارے پاکستان کے جماعتیں کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں، ہم سب فوراً نیشنل اسمبلی میں سینیٹ آف پاکستان سے نیا لیجسلیشن کریں گے، تاکہ اگلے آزاد کشمیر کا الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اگر آزاد کشمیر کے الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر کے عوام اپنا قسمت بدل سکتے ہیں. جی سر. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب گلگت میں تھے وہ آخری دنوں میں آپ کو الیکشن مہم شروع کیا گیا تھا. جی. آپ نہ پرائم منسٹر تھے، نہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے. لیکن اسی پرائم منسٹر کو آزاد کشمیر میں تمام جلسے کرنے کی اجازت ہے. سٹنگ وزیر اعظم وہاں جائے گا تو بعد میں نوٹ بھی دے گا، ووٹ وہ آپ سمجھتے ہیں سارا چمک چلے گی وہاں پہ. تو یہ کیا ہے کہ آپ کو گلگت بلتستان میں آپ ایم ایل اے تھے، وہ بھی آپ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت میں گئے، وہاں آپ کو آخری جلسہ مجھے یاد ہے گراؤنڈ میں کرنے نہیں دیا، کرسیاں بٹھوا لی تھی، اور یہاں پر وزیر اعظم کو، اس کے وزیروں کو، سب کو، مطلب تو صاف ظاہر ہے. جیسے آپ کو صاف ظاہر ہے ویسے باقی دنیا کو صاف ظاہر ہے. جس لیول پلئنگ فیلڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ لیول پلئنگ فیلڈ تو اپوزیشن کو اور خاص طور کو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے مداخلت کرنا تھا. وفاقی حکومت، خاص طور پہ عمران خان کی وفاقی حکومت، جو دھاندلی کی وجہ سے بنا ہے، جو کبھی ماضی میں نہ دھاندلی کے بغیر الیکشن جیتا ہے، نہ آگے جا کے دھاندلی کے بغیر الیکشن جیت سکتا ہے، اس نے کشمیر میں دھاندلی کرنا ہی کرنا تھا. مگر ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کھلا دھاندلی ہوتا، اتنا کھلا تعداد ہوتا، اتنا کنٹمپٹ آف دی الیکشن کمیشن ہوتا کہ ان کے وزیر ہر جگہ پہنچ رہی ہیں. الیکشن کمیشن پہلے خاموش تھا، جب بولنے شروع کر دیا کسی نے اس کا بات نہیں مانا. اور عمران خان کا وہاں آخری دنوں میں جانا تو الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر کے منہ پہ تماشا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشنر کے پاس اختیار ہے، وہ ابھی وہ اختیار استعمال کرے، تاریخ رقم کرے، اپنا ادارہ کو تگڑا کرے. وفاقی وزیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے جہاں جہاں گیا ہے وہاں کا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نااہل کیا جائے، اور آگے جا کے کوئی اس طریقے سے مداخلت آزاد کشمیر میں الیکشنز کو نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ کام نہیں ہوا، اگر الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر نے وزیر اعظم کے وزیر اور ان کینڈیڈیٹس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو مجھ سمیت دنیا بھر میں کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز تھے. ایک منٹ. ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی قوتیں ہیں جو عام انتخابات پہ اثر انداز ہوئی تھی، اور گلگت بلتستان میں بھی کیا وہی قوتیں آزاد کشمیر میں بھی اثر انداز ہوئی؟ اور دوسری یہ بات بتائیے گا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کچھ وفاقی وزراء کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو وہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں بہت تھوڑے کینڈیڈیٹس ہیں، تمام نشستوں پر پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑی کرتی. اوکے، سو دو باتیں ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج اور آئی ایس آئی کے بارے میں، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک 2018 کے الیکشنز ہیں مداخلت تھا. ہم اس مداخلت کا نہ صرف مذمت کرتے تھے لیکن جگہ جگہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. جہاں تک آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی، کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ ہمارے ادارے کسی کا سائیڈ لیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کا سائیڈ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں لیں گے. اس لیے ان کو پتا ہوگا کہ ان کا اس فیصلے کا کیا ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، انٹرنیشنلی یا ریجنلی.
लेकिन वो जो कैंडिडेट्स जो अपने आप को पीटीआई के वजीर आजम आजाद कश्मीर के कैंडिडेट्स कहलवाते हैं और भाग कर जलसा में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे टिकट्स बांधते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे किसी को बिठाते हैं तो किसी को खड़े करवा देते हैं, ये एक तासुर कुछ लोग खुद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कुछ इस किस्म की कुव्वतें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच होगा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कैंडिडेट को नाअहल करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग ये गलत तासुर देने का कोशिश ना करें। जी आप बताइए। आपका दूसरा क्वेश्चन, मेरा जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, और ये तो आपका काम है कि जब वो वजीर, इमरान के वजीर जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी बोल रहे थे, तो आप उनको ये तस्वीर दिखाते कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सारे के सारे उम्मीदवार हैं और वो आपकी उम्मीदवार को ऑपोजिशन में रह के हरवा रहे हैं। आप हुकूमत में होते हुए सारे सीट से उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके, तो ये सिर्फ पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, झूठ है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हमारा तगड़े उम्मीदवार हैं, धांधली नहीं हुए तो वो आने वाले हुकूमत बनाने वाले हैं। अच्छा बिलावल साहब, एक तो वज़ीर आज़म ने रेफरेंडम की बात की कश्मीर के इंतखाबात के अंदर, दूसरा एक इंटरनेशनल मसला जो अफगानिस्तान का भी चल रहा है, आप अमेरिका भी गए हुए थे, तो ये दोनों मामले क्या है? अफगानिस्तान की सूरत के ऊपर जो आपको ब्रीफिंग भी दी गई, इस पर बात ना करें, इस वक्त सूरत बड़ी खराब होती जा रही है। जहां तक रेफरेंडम की बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे अवाम से लेके आज तक अगर मेरा कैंपेन को फॉलो कर रहे थे तो पहले दिन से लेके कल तक हम जगह जगह जाके कश्मीर के अवाम को भी और आप सबको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि कश्मीर के अवाम अपने ही किस्मत के फैसले करे, और हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी। मगर साथ साथ मैं अपनी तकरीरों में कहता रहा कि भुट्टो शहीद कहता था कि कश्मीर के बारे में मैं अपनी नींद पे भी गलती नहीं कर सकता हूं, और खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। वैसे ही आपने एक तकरीर सुना होगा कल, खान साहब समझता है कि वो हर इश्यू पे हर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है और फिर यू टर्न ले सकता है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बिक जाते हैं, वो गलत है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बेवकूफ है, वज़ीर आज़म आएगा इलेक्शन के आखिरी दिन पे कोई ऐलान करेगा और वो वाकई ही उसका पोजीशन होगा, ऐसे सच नहीं है। खान साहब को समझना चाहिए उसने लेजिटिमेटली तो ये कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन अभी तक वो उस कुर्सी पर बैठा है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई रायशुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर वो रायशुमारी रियासत का पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशंस का पॉलिसी है तो सर आंखों पे, लेकिन अगर आपका आर्गुमेंट मोदी का मौक़िफ़ को तक़वीयत देता है, अगर आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के मुखालिफों को तक़वीयत देता है, तो कम से कम आप चुप रहते हैं। अपना इलेक्शन, अपना पार्टी की जीत कश्मीर कॉज से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। और खान साहब ने मुसलसल, चाहे वो मोदी के इलेक्शन हो जहां खान साहब मोदी के लिए दुआ कर रहा था कि जीत गया तो कश्मीर का मसला हल होगा, या जब कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ और हमारे लिए वो शर्मनाक दिन जब वजीर आज़म पाकिस्तान ने उस हमला के जवाब में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा कि मैं क्या करूं। उसने 2 साल तक कश्मीर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा था कि हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, याद होगा आपको, हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे हमारे घरों के बाहर और यकजहती इज़हार करेंगे कश्मीर अवाम के साथ। वो वादा एक फ्राइडे तक चला। कहा था कि हम कश्मीर कॉज को उजागर करेंगे। कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए हमने अपना ही कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम
रख लिया था, कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, बना कुलभूषण का वकील। वजीर आजम इमरान खान की मुनाफिकत, वजीर आजम इमरान खान का यू टर्न्स और वजीर आजम इमरान खान का झूठ हम सबको पता है। हम दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के अवाम अपने आप को इस तब्दीली का तबाही को बचाने के लिए कल तीर पे मोड़ लगाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवा के कश्मीर के अवाम को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पाकिस्तान में फैल रहा है। आपकी मुहिम जो है बड़े गौर से हमने इसको मॉनिटर भी किया गया, 3 हिस्सों में थी, फिर अमेरिका में गए, फिर बीच में बीबी आसमा भुट्टो को भी आप लोगों ने उतारा और बड़ी वेल प्लान आपकी एक मुहिम थी। सवाल ये कि गुज़श्ता रोज वज़ीर इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में खड़े पर कहते हैं कि कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहते हैं या क्या रेफरेंडम, और मोदी 370 का जो आर्टिकल जो रिवोक करके आ जाता है। और दूसरा आपने इसको आप किस तरह देखें। दूसरा सवाल ये है कि आपने आपका यू वर कोटेड एज सेइंग दैट जो जिन लोगों ने जो भारतीय कुलभूषण जो है पकड़ा गया था आपका पायलट, तो उन्होंने चाय पिलाई, वही लोग कैसे भुट्टो साहब को गद्दार के हवाले से, ये फौज के लिए था या फिर पीटीआई की हुकूमत की? जहां तक आपका रायशुमारी की बात है उस पर मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया है। खान साहब कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कश्मीर का तारीख का, कश्मीर का आज का सिचुएशन का। और जहां तक मेरी पूरा तकरीर है, मेरे ख्याल में उसको पूरा सुनना पड़ेगा, सिर्फ एक चाय का पॉइंट नहीं था उसमें। जो फौजी हम समझते गद्दार है वो परवेज़ मुशर्रफ है, वो जनरल ज़ियाउल हक है। दूसरे अगर मैं समझता हूँ को मैं भी आपको बताऊंगा। इस इल्ज़ाम के जवाब में मैंने एक तकरीर का अंदाज में जो इल्ज़ाम वफाकी वज़ीर कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भुट्टो शहीद पे किया गया, उसका जवाब में अपने अवाम से पूछते हुए कहा कि इमरान ये मोदी के सामने झुकने वाले, कश्मीर पे सौदा करने वाले, कुलभूषण को एनआरओ दिलवाने वाले, अभिनंदन को चाय पिलाने वाले भुट्टो शहीद को गद्दार कह रहे हैं। और भुट्टो शहीद जिसने इस मुल्क को आटम बम का तोहफा दिया, 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए, 5,000 मील मरहला रकबा वो हारी हुई मुरबा हारी हुई ज़मीन वापस पाकिस्तान को दिलवाया, वो इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन का तोहफा हमें दिया, जिसने तख्तेदार पर चला, पासी कबूल की मगर उसूलों को पे समझौता नहीं किया। वो कश्मीर के अवाम खुद फैसला करेंगे कि क्या भुट्टो गद्दार था या वो जो अपने ज़मीर पे सौदा करते हैं, अपना ज़मीन पे सौदा करते हैं, अपना कश्मीर पे सौदा करते हैं। ये बता दें कि एक तो आप जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि आप यकीन दहानी के लिए गए हैं, तो एक तो क्या यकीन दहानी जो है ना अमेरिका ने जो है ना आपको दी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला और फिर तालिबान के हमलावर होने के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी है मुबाह में बिल्कुल क्लियर वाज़ेह नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी तालिबान के सपोर्ट में है या अफगानिस्तान हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जहाँ तक हुकूमत का पोजीशन है वो तो कंफ्यूज पहले दिन से था और शायद कंफ्यूज रहेगा। जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान में उसका कॉन्सिक्वेंसेस माजी की तरह पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस सिचुएशन में अपना लोकेशन की वजह से अपने अवाम को हम कैसे इस सिचुएशन में अपने अवाम का मुफाद का सोचते हुए बेहतर स्ट्रेटेजिक फैसले ले सकते थे जिससे हम अपना अवाम की ज़िंदगी को बचा सकते थे, इस मुल्क में तालिबान की जहनीत के फैलाव को बचा सकते थे। मेरे ख्याल में हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान को 2001 में एक फ़ोन कॉल पे ओना पोना बेचा गया था, अब भी ट्रंप के दौर में जब एक ट्वीट के बुनियाद पे अफगानिस्तान के
एग्जिट का ऐलान हुआ, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान ने इस पूरा माहौल में अपने आप को, अपने कार्ड्स को सही तरीके से नहीं खेला है। और पाकिस्तान को अपना इंगेजमेंट भी आज भी बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि हम इस डिजास्टर को जो हमारे ना सिर्फ बॉर्डर्स में sort of फेस्टर हो रहा है मगर हमारे तरफ आने वाला है, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें हर फोरम पे एक एग्रेसिव आउटरीच करना पड़ेगा। हमें एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो फौज और आईएसआई अकेला नहीं कर सकते हैं, उस पे हमें पूरी कुव्वत और ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। हम अपने अना को एक साइड पे रख के इस इशू को जो पूरा रीजन के लिए एक खतरा है उसको बुनियाद बना के पहले हमारे रीजनल ममालिक से कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग करते, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग करते, जो इस खतरा एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान का जो खतरा है, ये तो चाइना भी कहेगा आपको कि हमें नहीं चाहिए, ये रशिया भी कहेगा आपको हमें नहीं चाहिए, ये अमेरिका भी कहेगा आपको ये तो हमारा पसंदीदा ऑप्शन नहीं है। और अफगानिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट्स, अफगानिस्तान के टीचर्स, अफगानिस्तान के डॉक्टर्स, अफगानिस्तान के माए बहने, वो भी आपको कहेंगे कि हम वो सूरत हाल नहीं देखना चाहते हैं जब हम इनके हुकूमत में पहले जीते थे। इस सूरत हाल को अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने भाई बहने को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए मैं एक बहुत ही एग्रेसिवली मेरा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, चाहे रीजनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आपका अमेरिका के साथ पसंद करे या ना करे वो एक हकीकत है। और अगर पाकिस्तान ये पहले से फैसला करेगा कि हम वहां तो बात भी नहीं करेंगे, वहां एंगेज भी नहीं करेंगे, तो नुकसान आपका होगा, आपका मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी $1000 पे नहीं चलेगा। अगर आपका कामयाबी ये है कि आपका ट्रिप और सदर जरदारी का ट्रिप में आपने कम खर्चा किया, तो आपसे हमारा पूछने का हक है कि सदर जरदारी ने वहां से क्या लेकर आया अपने अवाम के लिए और आपने क्या लेकर आया अपने अवाम के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान has been condemned to irrelevance at a time when the consequences of the actions of others and some of our own will result in disasters for families on this side of the Durand line, on that side of the Durand line, is absolutely concerning to me. और मैं समझता हूं कि हम इस इश्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक आग चल पड़ा है हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे, और इस मुश्किल वक्त में जहां अफगानिस्तान बहुत ही मुसीबत में है, एक नया काइंड ऑफ मुसीबत में है, हमारा जो ऑफिशियल्स है, हमारे जो लोग हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। क्या ये मुनासिब फॉरेन पॉलिसी है? हम क्या पैगाम भेज रहे हैं? पहले हम कहते थे कि हमारा जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, अब हमारा डिप्लोमेट्स और उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि एक बहुत पूरा कोशिश होगा कि पाकिस्तान को स्केपगोट किया जाए, अब अमेरिका के सारे गलतियों और अफगान हुकूमत के सारे गलतियों को पाकिस्तान के ऊपर सौंपा जाए और पाकिस्तान को एक फेल स्टेट डिक्लेयर किया जाए। उस साजिश को रोकने के लिए ये कठपुतली नहीं चलेगा। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि 2018 की आम इलेक्शन से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एक इत्तेहाद बना था डीडीए के नाम से, शायद वो हदफ हासिल नहीं कर सका। अब एक मरतबा फिर लाड़काना में, आपके शहर लाड़काना में एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, एक बैठक भी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए बहुत से ऐसे किचड़ीज पकाए जाते हैं जिसमें पता नहीं फलां कहां से फलां कहां के इकट्ठे करवाए जाते हैं कि जा पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। और आपने देखा, तारीख हमारा गवाह है कि बार 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 ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने उनको शिकस्त दिलवाई, ना सिर्फ अवाम ने उनको रद्द किया, मगर जिस अल्फाज और जिस तरीके से
तारीख उनको याद करता है वो भी बहुत मजेदार तरीके से याद करते हैं, चाहे वो PNA हो, चाहे वो IJI हो, चाहे वो पिछले इलेक्शन का GDA, और चाहे वो आजकल जो पकड़ा है जो आपको भी नजर आ रहा है और मुझे भी नजर आ रहा है वो हो। मेरा एक सवाल का आप देखिए, जब भी ये मैं समझता लाड़काना तो बहुत अच्छा शहर है, उनके लिए कितना अच्छा खाना लगाया गया, पूरा सिंध का जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल ऑफेंस है, एक जगह उनको गैदर किया गया, मगर आप उनकी शक्लें देखें, इतने मायूस बैठे हुए हैं। क्यों इतने मायूस हैं? इसलिए जितना वो खाने पकाए एक दूसरे के लिए, जितना वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करे, इस धरती के अवाम ने इनको पहले से पहचान लिया है। वो जानते हैं कि किसके हिदायत पे वो इकट्ठे हो रहे हैं, किसके हिदायत पे वो टूट जाएंगे, और हुकूमत अगर खुदा न खास्ता उनको मौका मिले कि वो किसके हिदायत पे चलेंगे, तो उनको वेलकम करता हूँ। वो बार बार खाना करे, 10 दफा खाना करे, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि सिंध के अवाम उनको रिजेक्ट करेंगे जैसे माजी में रिजेक्ट किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं नहीं कह सकता हूँ कि मसले नहीं है, बहुत मसले हैं, लेकिन हमारे अवाम जानते हैं कि हमारा नीयत साफ है, हम कम वसाइल और ज़्यादा मेहनत से उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई है जो उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं, हर दफ़ा उनके लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे मगर उनके हकूक़ छीन के देने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ताल्लुक है वो और मजबूती के साथ बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन इस साइड से, ये बकास अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में तब्दीली लाने के लिए नियुक्ति हुई थी, तो उसके नताइज क्या रहे? क्या मरियम शरीफ साहिबा इस राह में रुकावट बनी? दूसरा, अगर आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ मेजोरिटी लेती है तो क्या इत्तेहादी हुकूमत मखलूत हुकूमत वहाँ बनाएंगे? जहाँ तक पंजाब की बात है, हमने तो पहले दिन से मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान के लिए अगर एक जमात है जो कंफ्यूज नहीं है, जिसके पास बिल्कुल क्लैरिटी है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो इमरान का अकीलीज हील्स है। पंजाब हुकूमत बुज़दार की हुकूमत अगर आज जारी है तो वो सिर्फ इसलिए कि मियाँ साहब ने इनको इजाज़त दी है कि वो रहे, हुकूमत में रहे। जिस दिन मियाँ साहब अपना माइंड चेंज करता है और फैसला करता है कि पंजाब को हमने बचाना है, बुज़दार को निकालना है, तो बुज़दार भी हटेगा और इमरान भी हटेगा। सर, जब अमेरिका तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त बताया गया था कि वहाँ पे अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बताना चाहेंगे कि वो शख्सियात कौन है जिनसे आपकी मुलाकात हुई? और दूसरा सवाल ये कि वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था कि जी आप अपना CV वहाँ पे देने गए, तो वो CV आपने दे दिया या नहीं? जहाँ तक मेरा अमेरिका का दौरा था, मेरा ख्याल में मेरे तरफ से आपको ये कोई बयान नहीं आया होगा, हमने ऐसे कोई बात नहीं की होगी, लेकिन कोई वजह है कि जब भी हम बाहर के दौरे में जाते हैं तो ये परेशान होते हैं। सुना है कि मियाँ साहब का किसी से कल मुलाकात हुआ और आज फिर से वो रो रहे हैं। जब आपका लेजिटिमेसी नहीं है, जब आप धांधली की वजह से इख्तिदार में हो, तो फिर आप हर जहां भी आप देखते हो आप एक साजिश देखते हो। जो हुकूमत अवाम की ताकत से नहीं बना, किसी अंपायर की उंगली की वजह से आज तक जारी है, वो किसी को अपना सियासी एक्टिविटी करना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में, यूरोप में जो हमारा इंगेजमेंट होना चाहिए हुकूमत की तरफ से तो बहुत ही कम है, और आने वाले दिनों में, महीनों में जब भी हमें मौका मिलेगा, हम अपोजिशन की तरफ से इन डिप्लोमेसी और इन आउटरीच एफर्ट्स में आपको एक इजाफा नजर आएगा। वो इसलिए कि हम पाकिस्तान का केस
पाकिस्तान का आवाम का आवाज हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। इसका ये हमारा सीवी जो है वो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करते हैं। हम सिर्फ आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे यकीन रखते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ही ये फैसले लेने हैं। थैंक यू सर। लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उसमें आप लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, और अमेरिका के हवाले से जो एयरबेस पाकिस्तान ने देने से इनकार किया है, उस फैसले को मैं एक सियासी जमात हूँ पाकिस्तान का, मैं किसी हुकूमत का सपोर्ट ना सपोर्ट, मैं अफगानिस्तान के अवाम के साथ हूँ, मैं अमन के साथ हूँ, पुरअमन इस्लाम के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के अवाम के पास हकूक हो, जीने का हक हो, और वो सारे हकूक जो इस्लाम ने, हमारा कल्चर ने, हमारा जोग्राफी ने हमें दिया है, वो किसी के कहने पे, किसी वायलेंस की वजह से जबरदस्ती उनसे ना छीना जाए, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हो या वहां का प्रॉक्सीज हो। हम समझते हैं कि जिस तरीके से वायलेंस को तरजीह दी जा रही है, जिस तरीके से वायलेंस से अफगानिस्तान में जगह जगह कुछ लोग जाके अपना कब्जा कर रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है। जिस तरीके से अमेरिका वहां से भाग रहा है, वो भी काबिल मजम्मत है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ना अपना मफाद का दिफा किया, ना अफगानिस्तान का मफाद का दिफा किया, और एक किरदार अदा किया जिसकी वजह से अब हम भी खतरे में हैं और वो भी खतरे में हैं, वो भी काबिल मजम्मत है। और मैं नौजवान हूँ, इस मुल्क का 60% ऑफ द पॉपुलेशन मेरा उम्र के नज़दीक है। अफगानिस्तान में उनका तादाद, नौजवान ज़्यादा तादाद रखते हैं। जो भी फैसले आज लिए जाएंगे उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है अगले 10, 20, 30 साल के लिए मेरा जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, और हम खामोशी के साथ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खामोशी से ये सब कुछ नहीं देखेंगे कि ये बस हो और हमें कबूल करना पड़ेगा। हम ज़रूर अपना आवाज़ पुरअमन जमहूरी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। जहाँ गलती होता है, जहाँ जुल्म होता है, हम उसका मज़ाहमत करेंगे, और हम हर पुरअमन पीसफुल जो लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या इधर हो या जहाँ भी हो, जो जिसके पास अमन के पैगाम हैं, हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। तो जिस दहशतगर्दी में यकीन रखते हैं, जो इस्लाम को गलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी करवाते हैं, उनके साथ काम करना पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू जी, थैंक यू।